कल हमने औपचारिक, अनौपचारिक और बहुत से उसमें श्रमिक किसे कहते हैं, मजदूर किसे कहते हैं, उसके बारे में कल हमने देखा था। रोजगार क्या है उसके बारे में देखा था। आज हम उस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे, जैसे कि श्रमिक किसे कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाले क्रियाकलापों की आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है, जिसमें आर्थिक क्रियाओं के संलग्न व्यक्ति को श्रमिक कहते हैं। ये कल भी हमने आपको बताया था। और फिर बीमारी, चोट, शारीरिक विकलांगता, खराब मौसम और त्यौहार, सार्वजनिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर न आने वाले भी श्रमिक में ही शामिल होते हैं। इन कार्यों में मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वाले भी हम श्रमिक में मानते हैं। कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा, श्रमिक जनसंख्या क्या है। इसमें जब हम भारत में कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा करते हैं, हमें श्रमिक जनसंख्या प्राप्त होती है। ये हमने आपको सूत्र के द्वारा भी कल बताया था। क्या ये सभी श्रमिक एक भिखारी, चोर, एक तस्कर, एक जुआरी हैं कि क्या हैं? क्यों? तो हम कह सकते हैं क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था वास्तविक उत्पाद में कोई योगदान नहीं है। वे धन कमा नहीं रहे हैं बल्कि धन प्राप्त कर रहे हैं। धन कमाना उसे कहा जाता है जब धन प्राप्ति के बदले में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। फिर उसके बाद है, इस समूह में कौन सी असंगत प्रतीत होती है, जैसे नाई की दुकान का मालिक, एक मोची, मदर डेयरी, पोसापाल, ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक, परिवहन कंपनी संचालक और निर्माण मजदूर। इसमें हम देखेंगे मदर डेयरी का कोषालय असंगत प्रतीत होता है क्योंकि वह औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। जैसे मदर डेयरी एक बड़े पैमाने पर उपक्रम है जिसमें कि 10 से अधिक लोग कार्यरत हैं, से सभी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। फिर है, नए उभरते रोजगार प्रमुखतः क्षेत्रक में मिल रहे हैं, सेवा या विनिर्माण। कौन सा है? इसमें है सेवा। फिर उसी तरह से 4 व्यक्तियों को मजदूरी पर काम करने देने वाले प्रतिष्ठान को अनौपचारिक क्षेत्रक भी कहते हैं। फिर राज यदि स्कूल जाता है लेकिन वह स्कूल में नहीं होता है, खेत में काम करता दिखाई देता है, तो क्या हम उसे श्रमिक मानेंगे? तो भी हम, और इसमें जो वह मुख्य श्रमिकों की वह सहायता कर रहा है लेकिन वह राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देता है, उसे हम श्रमिक ही कहते हैं। जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि जो राष्ट्रीय उत्पाद में सहयोग देगा वह श्रमिक कहलाएगा। उसी तरह से शहरी महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं, तो उन्हें भी ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक गरीबी है। इसके कारण स्त्रियां वहाँ काम करती हैं, श्रम बल के होने के मजबूर कर देती हैं। इससे घरेलू कार्यों की उपलब्धता होती है। शहरी क्षेत्रों में अधिक स्तर चेतना होती है जिसमें कि वहाँ पुरुष उच्च आय कमा रहे होते हैं, उसके स्तर प्रति चेतना होती है और उन्हें आय अर्जन के लिए कार्य करने को बुरा मानते हैं। उसी तरह शहरी क्षेत्र में अपराध दर, यहाँ भी स्त्रियों का काम करना असुरक्षित लगता है, इसलिए वृद्धि के अपराध दर उच्च है। फिर है, मीना एक गृहिणी है और वह अपने पति के कपड़े की दुकान में यदि हाथ बटाती है तो क्या उसे श्रमिक कहा जाएगा? हाँ, क्योंकि वह श्रमिक को आर्थिक क्रियाओं में मदद करती है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण नहीं कि वेतन भुगतान किया गया या नहीं, लेकिन वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उसका योगदान है। फिर यहाँ किसे असंगत माना जाएगा? जिसमें है जूते पॉलिश करने वाला लड़का, वह सुनियोजित है क्योंकि सभी मजदूरी श्रमिक है लेकिन वह अधीन निश्चित वेतन पर कार्य कर रहा है। उसी तरह से शहरी क्षेत्र में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक क्यों होते हैं? अब शहर के क्षेत्र में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक क्यों होते हैं? वह इसलिए क्योंकि सेवा क्षेत्र में प्रभुत्व शहरी सेवा क्षेत्र में प्रभुत्व है, यहाँ नियमित श्रमिक अधिक हैं। शहरी क्षेत्र में जो शिक्षा का उच्च स्तर नियमित है, वेतन नौकरी में उच्च स्तर की आवश्यकता होती है और शहरी क्षेत्रों में ये अधिक है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो वेतनभोगी कर्मचारी जो है शहरी क्षेत्र में ही अधिक पाए जाते हैं। फिर है, जैसे कि निम्न सारणी से 1972-73 में श्रम बल का वितरण दिखाया गया, उसे ध्यान में रखकर हम श्रम बल के वितरण का स्वरूप किस प्रकार से हम उसको वर्णन कर, जो कि 30 वर्ष पुराने आंकड़े। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या के अंतराल में इसलिए महत्वपूर्ण आंकड़े हैं क्योंकि कुछ कहना गलत होगा, बेहतर होगा कि हम इसे प्रतिशत की तुलना करें। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 72-73 भारत की कुल श्रम शक्ति जो है 19.5 करोड़ थी और जबकि 12.5 करोड़ अर्थात 83% ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही थी। उसी तरह से तालिका में जो है पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक कार्यरत हैं। ऐसा है, लिंग आधारित सामाजिक श्रम विभाजन के कारण ऐसा माना जाता है पुरुष का काम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और जबकि महिलाओं का काम जो है घरेलू कामकाज करना है। इसी तरह से अन्य तथ्य यह सामने आ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक महिलाएं कार्यरत। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अधिक है
जो स्त्रियों को कार्य करने पर मजबूर करती हैं, और घरेलू कार्य जैसे खेती बाड़ी पशुपालन आदि उपलब्ध हैं। लोग अपने सामाजिक स्तर के प्रति अधिक सचेत रहते हैं। इस कारण स्त्रियों का काम करना बेइज्जती जैसा लगता है और स्त्रियों को कार्यस्थल पर सुरक्षित समझते हैं। यह जो है शहरी क्षेत्रों में ही लागू होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। फिर उसके बाद है कि 99-2000 भारत की जनसंख्या श्रमिक जमानुपात दिखाया गया है। इसमें श्रम बल का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 71.88 है और श्रमिक जनसंख्या जो 41.9 है, और श्रमिक को अनुमानित जो है करोड़ में 30.12 है। फिर इसी तरह से नियमित और वेतनभोगी कर्मचारियों को महिलाएं कम क्यों हैं? तो यहाँ हम कह सकते हैं नियमित वेतनभोगी जो महिलाएं कम पाई जाती हैं, इसका मुख्य कारण है शैक्षणिक योग्यता उच्च स्तर में वेतन नौकरियों की उच्च शिक्षा के स्तर की आवश्यकता होती है, जो पुरुषों में अधिक पाई जाती है। और प्रति व्यक्ति अधिकता के कारण प्रतिबद्धता जो है, पुरुषों के कार्य जीवन में प्रतिबद्धता का स्तर अधिक होता है, इसलिए स्त्रियों की दोहरी जिम्मेदारी है। सामाजिक पूर्वाग्रह भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह माना जाता है कि नौकरियां स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, पुरुष कर्मचारी उन्हें उच्चाधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह से महिलाओं को ठहराव विवाह के समय स्त्रियों को अपना घर बदलना पड़ता है, और उस संतान को जन्म के समय भी उन्हें एक समयावधि में नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती है। इस कारण भी उनको संतान का लालन पालन करना पड़ता है और श्रम बाजार के बाहर चली जाती हैं। इसलिए वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाएं कम होती हैं। फिर है क्या औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन आवश्यक है और अनौपचारिक में नहीं? कारण बताइए। हाँ, यह आवश्यक है कि अनौपचारिक क्षेत्र में सृजन करें, क्योंकि कर्मचारियों को अधिकता सुनिश्चित करना होता है, सुरक्षा और रोजगार की नियमितता सुनिश्चित करना होता है, बेहतर गुणवत्ता का कार्य, फिर क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण और अर्थव्यवस्था में अनुशासन और नियम का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ क्या आप गांव में रह रहे हैं, ग्राम पंचायत की सलाह देने के लिए कहा जाए तो आप उन्नति के लिए क्या क्रियाकलाप को सुझाव देंगे? यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि रोजगार का सृजन करना है तो नहरों और नलकूपों को निर्माण के लिए, सिंचाई सुविधा में सुधार के लिए, स्कूल और अस्पतालों के निर्माण के लिए, सड़कों का भंडारण गृहों में निर्माण के लिए, कृषि आधारित उद्योग को विकसित करने के लिए, और छोटे पैमाने पर टोकरी बुनाई, अचार बनाना, कढ़ाई, बड़ी पापड़ ये सब बनाना हम के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, लघु उद्योग छोटे छोटे पैमाने पर, जिससे कि वहाँ पर रोजगार का सृजन हो सके और लोग को रोजगार मिल सके। फिर अनियत दिहाड़ी मजदूर कौन होते हैं? इसमें दैनिक आधार पर हम भुगतान किया गया और या फिर कोई नियमित नहीं होते, जिसको कि दिहाड़ी मजदूर भी कहा जाता है, जैसे कि निर्माण मजदूर जो मकान कार्य में या किसी भी निर्माण कार्य में लगा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है तो कैसे पता चलेगा? जिस प्रतिष्ठान में व्यक्ति कार्यरत है, कुल कर्मचारियों की संख्या यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 10 है या उससे अधिक है तो औपचारिक क्षेत्र नियोजित है। लेकिन अनुबंध यदि एक व्यक्ति को है तो औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, अन्यथा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। इस तरह से यदि वह व्यक्ति को तनख्वाह दे, अतिरिक्त लाभ, पेंशन, बोनस, पीएफ, छुट्टी, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ मिल रहे हैं तो वह औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, यदि नहीं मिल रहे तो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। ये कॉपी में आप लोग ज़रूर नोट करें।